जैसे फर्स्ट एप्लीकेशन हमने पढ़ी टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, सेकंड एप्लीकेशन टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर ऑफ अ सेल। बेसिक सर्किट डायग्राम सेम रहेगा, दोनों सेल यहां से हटा देंगे। जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना है वो सेल यहां पे कनेक्ट कर देंगे, लाइक दिस। सेल ऑफ ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, ये हमें मेजर करना है। दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है E बाय V माइनस 1 इंटू आर। ये हमने इसे चैप्टर 3 में सेल को जब इंट्रोड्यूस किया, व्हाट इज अ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल, वहां पे मैंने पढ़ाया था कि इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आया कैसे, वहां पे हमने पढ़ा था। ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करेंगे यहाँ पे। व्हाट इज E, ईएमएफ ऑफ द सेल, V is terminal voltage of cell, R is the external resistance in the circuit, जिसे यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस बोलेंगे। शंट रेजिस्टेंस, ये ड्राइवर सेल है, देखते जाओ कैसे होगा। ड्राइवर सेल दिस इज, इसके साथ पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, दैट इज नोन एज शंट। R से या S से रिप्रेजेंट कर देते हैं, शंट बोलेंगे। वन मोर स्विच वी विल टेक S2 एंड देन कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, यहां कनेक्ट करना है। बट ये रेजिस्टेंस इसी के अंदर है, तो इसको हम यहां पे शो कर देंगे। यहां पे शो करें, यहां पे एक ही बात है, क्योंकि रेजिस्टेंस सेल के अंदर है, इसका नेगेटिव टर्मिनल यहां तक है, यहां कनेक्ट कर देंगे। मतलब हमने इसको सेल के साथ कनेक्ट कर दिया है। दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस, दिस इज ईएमएफ। शंट क्या होता है वो भी बात करेंगे, कैसे वर्किंग क्या होगी। सर्किट डायग्राम में बेसिक सर्किट डायग्राम सेम है, बस यहां चेंज आया है फर्स्ट एप्लीकेशन से सेकंड एप्लीकेशन में। अब हमें इस सेल का ईएमएफ मेजर करना है, इस सेल का टर्मिनल वोल्टेज मेजर करना है, और जो शंट हमने लगाया वो यहाँ पे आ गया आंसर। ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज कैसे मेजर करेंगे, करें स्टार्ट वर्किंग। वर्किंग की जब हम बात करेंगे, देन इनिशियली स्विच S1 is closed, this is closed, and S2 is open। ये क्लोज कर दिया, करंट फ्लो करेगा। इसको ओपन रखा है, ओपन रखा है मींस ये शंट सर्किट में इंक्लूडेड नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है, दैट इज ये स्विच ओपन है। दैट इज व्हाट हैपेंस, करंट फ्लोज इन द सर्किट, करंट फ्लो करेगा सर्किट में। नाउ सेम स्टेप्स क्या करें, जो कि इज स्लाइडेड, now जो कि इज स्लाइडेड ओवर potentiometer wire and galvanometer shows no deflection, null deflection, or we can say zero deflection। स्लाइड कराते जाएंगे, कहीं ना कहीं जीरो डिफ्लेक्शन आएगा, जीरो डिफ्लेक्शन एट अ सर्टेन लेंथ, लेट L1, उस लेंथ को मान लेंगे L1। दिस लेंथ L1 is known as balancing length for what, balancing length for EMF of cell। सेल के क्योंकि ये तो सर्किट में नहीं है, तो सेल के EMF के लिए बैलेंसिंग लेंथ है। बैलेंसिंग लेंथ मान लीजिए इस कंडीशन में जो बैलेंसिंग लेंथ आ रही है वो यहाँ पे आ रही है, इसको हमने नाम दिया है L1। तो ये L1 है, ध्यान देंगे प्लीज। ये अभी हम कंसीडर करेंगे, ऐसा क्यों ले रहा हूं मैं एक्सप्लेन करूंगा।
जब जीरो डिफ्लेक्शन देगा ओपन रखते हुए, वो लेंथ हमने क्या मान ली, L1. व्हाट डज इट मीन? देयरफॉर EMF ऑफ सेल, यहां पे जीरो डिफ्लेक्शन आ रहा है, इसका मतलब है इसका EMF और इतनी सी लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तभी जीरो डिफ्लेक्शन है. सेम पोटेंशियल पे करंट फ्लो नहीं करता. Therefore EMF of cell is equals to potential difference across the length L1. What is potential difference across length L1? That is KL1. Yes, sir. Potential difference across 1 centimeter length K, across 2 centimeter length 2K, 5 centimeter length 5K, L1 centimeter length पे L1 into K. Equation first, ये second आ गई. Now what will we do? ये क्लोज है, इसको भी क्लोज कर देंगे अब. Now both switches S1 and S2, S1 and S2 are closed. Then what will we do? Again the same way. इसको भी, ये तो क्लोज है, करंट फ्लो कर रहा है, इसको भी क्लोज कर दिया. इसको जैसे ही क्लोज करेंगे यहां भी करंट फ्लो करेगा. What happens then? Again the same way. Then again same process. Again जो कि slided over potentiometer wire and galvanometer shows no deflection at a certain length. Let L2 मान लेंगे. And again जो कि is slided over potentiometer wire and galvanometer shows no deflection at a certain length. That certain length क्या मान ले? L2. Let L2, उसको हम L2 नाम दे देंगे. That certain length is let L2. At a certain length L2. What is this length? ये पॉइंट अब हमें समझना है. यहां थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमें. हमने टर्मिनल वोल्टेज के न्यूमेरिकल किए हैं तो थोड़ा सा जल्दी समझ में आएगा. दिस लेंथ L2 इज नोन एज बैलेंसिंग लेंथ फॉर, इसको कहा जाता है बैलेंसिंग लेंथ फॉर टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल. टर्मिनल वोल्टेज V ऑफ द सेल. ये मेन पॉइंट समझने का था. एक्चुअली जब हमने इसको ऑन कर दिया है, यहां से करंट आ रहा है, इसका भी करंट फ्लो कर रहा है. एट अ सर्टेन लेंथ मान लेते हैं यहां पे जीरो डिफ्लेक्शन आ गया है. दिस लेंथ लेट मी टेक L2. इतनी सी लेंथ को हमने क्या मान लिया, L2. ये जो कि दैट इज. अब यहां पे समझने वाला पॉइंट है, L1 को मैंने बढ़ा दिया, L2 को कम कर दिया. ऐसा क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था टर्मिनल वोल्टेज EMF से कम होता है. टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला भी याद हो तो EMF माइनस वोल्टेज लॉस. EMF माइनस I इंटू स्मॉल r का फॉर्मूला. टर्मिनल वोल्टेज EMF से कम होगा तो बैलेंसिंग लेंथ भी कम होगा. यानी जब स्विच ऑन कर देंगे तो यहां करंट फ्लो कर रहा है. जब जीरो डिफ्लेक्शन देगा तो ये करंट नहीं आ रहा है, लेकिन यहां इंटरनली करंट फ्लो तब भी कर रहा है. अब यहां करंट है तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे EMF नहीं टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं, और टर्मिनल वोल्टेज EMF से कम होता है. देयरफॉर टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल V is equals to potential difference across the length L2. What is this? K L2. अब तो अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई ना.
1 सेंटीमीटर लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस K, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर लेंथ टू K, 5 सेंटीमीटर लेंथ L2 सेंटीमीटर लेंथ L2 into K. That is putting the value of E and V in equation first. R equals to E by V minus 1 into R. ये फर्स्ट इक्वेशन है. E की वैल्यू KL1, V is KL2 minus 1 into R. K get cancelled. R is equals to L1 minus L1 by L2 minus 1 into R. This is finally the internal resistance of the cell. What does it mean? It means switch off रखा, रीडिंग जीरो डिफ्लेक्शन के लिए लेंथ मेजर की, फिर इसको ऑन कर दिया, फिर जीरो डिफ्लेक्शन पे लेंथ मेजर की. दैट L1, व्हाट इज L1? बैलेंसिंग लेंथ स्विच ऑफ पे. स्विच ऑफ मतलब शंट को यूज नहीं किया. जब लैब रिकॉर्ड बनाओगे, एक्सपेरिमेंट फाइल में जब लिखोगे तो वहां पे ऊपर टेबल में लिखना पड़ेगा बैलेंसिंग लेंथ विदाउट शंट. विदाउट मींस इसको ऑफ रखा है. व्हाट इज L2? बैलेंसिंग लेंथ विद शंट. इसको ऑन करके जो लेंथ है वो L2 है. विद शंट L2, विदाउट शंट L1. ये लेंथ हमने मेजर कर लेनी है, पुट करेंगे आंसर आ जाएगा. L2 लेंथ हमेशा L1 से कम ही आएगा. रीजन इज व्हाट? क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज हमेशा EMF से कम है. हमेशा मतलब एक्सेप्ट एक्सेप्शन, लाइक डिस्चार्जिंग ऑफ सेल में हर जगह हमेशा. रिचार्जिंग में उल्टा होता है. एक पॉइंट मैंने मेंशन कराया था. सो दैट इज द सेकंड एप्लीकेशन टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल. बट कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और एक वर्ड हम यहाँ पे बार बार यूज कर रहे हैं, दैट इज शंट. शंट को R से भी कई जगह यूज करते हैं, S भी लिख देते हैं. व्हाट इज शंट? देखें जरा. इट इज द लो रेजिस्टेंस. जनरली लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन अ सर्किट इज नोन एज शंट. लैब में जब एक्सपेरिमेंट करोगे आप ये वाला, तो शंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आपको इंस्ट्रक्ट की जाएगी 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, बस इससे ज्यादा नहीं रखनी. जबकि ये काफी ज्यादा होगा, ठीक है, 100 ओम, 200 ओम, बट ये बहुत कम रखेंगे. लो रेजिस्टेंस कई जगह लिख देते हैं लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल. ठीक है, मेनली लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल लिख सकते हैं, दैट इज शंट. वन मोर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया. बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया, व्हाट आर द रीजंस फॉर गेटिंग नो नल पॉइंट ऑन द वोल पोटेंशियोमीटर. कहीं भी जीरो डिफ्लेक्ट, पूरी वायर पे स्लाइड करते गए, कहीं जीरो डिफ्लेक्शन ही नहीं आ रहा. व्हाट मे बी द रीजन? कि नल डिफ्लेक्शन कहीं आए ही ना, बैलेंसिंग लेंथ ही ना मिले पूरे सर्किट में, जीरो डिफ्लेक्शन कहीं भी ना आए. व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? रीजन फॉर नॉट गेटिंग नल पॉइंट आर व्हाट? रीजंस फॉर नॉट गेटिंग नल पॉइंट. नल पॉइंट ना मिलने का रीजन क्या है? पहला रीजन तो सनी ने बता दिया है कि गैल्वेनोमीटर खराब हो सकता है ना. चेक है, टेस्टेड है, क्योंकि वो अपने स्कूल के अकॉर्डिंग बता रहा है. वहाँ पे खराब रखे होंगे सारे डिवाइस. नहीं होते तो हम लैब में जाके कर देते हैं. लैब में गए और लैब में स्मोकिंग ना हुई हो, कुछ धमाका ना हो, तो लैब में जाने का फायदा क्या होगा? वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए. हम स्कूलों में बहुत लीनियंट रहते हैं और बहुत मजाक मस्ती करते हैं. अवॉइड करना चाहिए. हमें लेबोरेटरी में शरारत नहीं, इंस्ट्रक्शन जितने हैं उससे ज़्यादा फॉलो करने चाहिए. फाइन तो जमा करा लेते हैं, बिल्कुल सही बात है. कोई डिवाइस खराब हो गया, कुछ हो गया तो फाइन तो ले लेते हैं. तो फाइन नहीं भी लेते हैं तो हमसे लैब फीस अलग से ली जाती है साइंस के स्टूडेंट से फीस के साथ. हाँ होती है, वो पता नहीं चलता नहीं, बट फिर भी हमारी सेफ्टी के लिए हमें अवॉइड करना चाहिए शरारत को, मस्ती को लैब में. चलिए टॉपिक पे आते हैं.
नल पॉइंट ना मिले, ये सही है, खराब नहीं है। ठीक है सनी। अब और क्या रीजन हो सकते हैं? द रीजन इज कि इसका ईएमएफ इसके ईएमएफ से कम है, तो कहीं भी नल पॉइंट नहीं मिलेगा। ईएमएफ ऑफ ड्राइवर सेल इफ लेस देन ईएमएफ ऑफ दिस सेल, जिसको बैलेंस कर रहे हैं उसका ईएमएफ ज्यादा है, ड्राइवर सेल का ईएमएफ कम है, तो कहीं भी नल पॉइंट आएगा ही नहीं। ठीक है, नॉट गेटिंग नल पॉइंट, क्या रीजन हो सकता है? रीजन मे बी व्हाट? ईएमएफ ऑफ ड्राइवर सेल मे बी, और भी रीजन हो सकते हैं ना, मे बी लेस देन द ईएमएफ ऑफ अनदर सेल, जिसका हम इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं उसका ईएमएफ कम ज्यादा हो और उसका ईएमएफ कम होगा, तो हमें कहीं भी नल पॉइंट नहीं मिलेगा। बट मे बी अनदर रीजन, कनेक्शंस, जो कनेक्शंस हैं हमारे, कनेक्शंस में बी लूज कनेक्शंस, कहीं भी एक देखो सारे डिवाइस सारे सर्किट सही है बट कोई भी एक कनेक्शन, स्क्रू लगे होते हैं यहाँ पे, कोई भी एक स्क्रू कहीं भी लूज रह गया तो वहीं से रीडिंग एरर आ जाएगी, नल पॉइंट मिलेगा ही। ठीक है, कई बार हम लैब में जो ये क्या है, कॉपर वायर है, कॉपर वायर को यहाँ कनेक्ट करना है, तो ऐसे ही कॉपर वायर के ऊपर कॉटन का एक लेयर होता है ना, लैब में जाओगे तो देखो कॉटन लेयर को हटाया और फिर उसको ऐसे ही कनेक्ट कर देते हैं, तो कहाँ से रीडिंग आएंगी? एक्चुअली जो कॉटन लेयर को हटाने के बाद जो वायर हमें दिखेगी, हमें कॉपर कलर की दिखेगी, वो कॉपर कलर एक इंसुलेटिंग मटेरियल की इलेक्ट्रोलाइसिस से एक लेयर उसके ऊपर लगा रखी है, कॉपर नहीं है वो, इंसुलेशन की, इंसुलेटिंग मटेरियल की एक लेयर उसके ऊपर लगा रखी है। इंसुलेटिंग मतलब जो करंट को पास नहीं होने देगा, ऐसे ही कनेक्ट कर दोगे तो कहाँ से करंट पास होगा? कॉटन को हटा के फिर जो वायर हमारे पास दिख रही है हमें सामने कॉपर कलर की दिखती है, बट इंसुलेशन है उसके ऊपर, सैंड पेपर से उसे रब करना होता है, यू नो सैंड पेपर, रेगमार जैसे बोलते हैं, उससे रब करना, जैसे रब करेंगे वो शाइन करेगा, उस शाइनिंग वायर को, एज को हमें कनेक्ट करना होता है कहीं भी, हर जगह, तब रीडिंग सही आती है। यदि उसे रब नहीं करोगे सैंड पेपर से, तो इंसुलेटिंग मटेरियल की लेयर है, उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो करंट पास ही नहीं होने देगा, बहुत करंट पास कराएगा, जिससे रीडिंग्स में एरर आ जाएंगी या नल पॉइंट कहीं भी नहीं मिलेगा। ये छोटे छोटे पॉइंट है जो हमें ध्यान रखने हैं। वन मोर क्वेश्चन आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम, ये क्या है? ये सारी की सारी कनेक्टिंग वायर्स हैं, ये सारी कनेक्टिंग वायर है, बट ये कनेक्टिंग वायर नहीं है, इन्हें पोटेंशियोमीटर वायर कहा जाता है। ये वाली जो है ये पोटेंशियोमीटर वायर है। पोटेंशियोमीटर वायर कंडक्टिंग नॉर्मल वायर नहीं होती, पोटेंशियोमीटर वायर्स आर मेड अप ऑफ एलॉयज, आर मेड अप ऑफ, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं जो मैं डिस्कस कर रहा हूं। पोटेंशियोमीटर वायर्स आर मेड अप ऑफ एलॉयज लाइक कॉन्स्टेंटन, मैंगनीज, यूरेका एक्सेट्रा। वाई? बिकॉज एलॉयज का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा इज स्मॉल, जिससे टेम्परेचर बढ़ने से, गर्म होने से वायर्स के, इनका रेजिस्टेंस नहीं बढ़ता, रेजिस्टेंस पे इफेक्ट नहीं आता, रीडिंग्स में एरर नहीं आता। दैट इज नेक्स्ट वन मोर एडिशनल पॉइंट यहाँ पे, ये क्या है? कनेक्टिंग वायर्स। कनेक्टिंग वायर्स क्या होती हैं? कनेक्टिंग वायर्स आर थिक कॉपर वायर्स, कनेक्टिंग वायर्स आर थिक कॉपर वायर्स, थिक कॉपर वायर होती है। अब इस पे बेस्ड ये डेरिवेशन ये भी आ चुका है, हमारे बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है, प्रैक्टिकल में भी हर बार मिलता है किसी न किसी बच्चे को स्कूल में, ठीक है, अलॉट करके डिवाइड करके, तो प्रैक्टिकल में भी हमें परफॉर्म करना है, प्लस डेरिवेशन ना पूछ के बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आ चुका है। न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाता है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे आता है, सेम इंटरनल रेजिस्टेंस पे बेस्ड आ सकता है,
सेकंड वन, इंटरनल रेजिस्टेंस के अलावा इंटरनल रेजिस्टेंस के ईएमएफ कंपैरिजन, ईएमएफ कंपैरिजन में भी न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स कैसे हमें करने, होमवर्क में अभी शेयर कर देता हूँ, जल्दी से इसे कंप्लीट करें। पोटेंशियोमीटर कंप्लीट हो गया हमारा। पोटेंशियोमीटर, इट्स प्रिंसिपल, सर्किट डायग्राम और दोनों एप्लीकेशन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, पोटेंशियोमीटर कंप्लीटेड, चैप्टर 3 ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। एक टॉपिक रह गया हीटिंग इफेक्ट, जो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू ऑल, टेक केयर।